हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने होम साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया है, जिसमें हमने गृह विज्ञान की परिभाषाएं दी आपको, गृह विज्ञान के विषय में बताया, उसके क्षेत्र को बताया। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे भारतीय गृह वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया योगदान, जिसमें एम.एस. स्वामीनाथन जी, सी.वी. गोपालन जी, एस.के. डे, रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस वीडियो आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख लीजिए। सबसे पहले भारतीय गृह वैज्ञानिकों में योगदान देने वाले जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनमें हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एम.एस. स्वामीनाथन जी का अध्ययन करेंगे, इनके जीवन परिचय को जानेंगे और इन्होंने गृह विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया है, क्या अपनी भूमिका की है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी का सबसे पहले हम जीवन परिचय समझेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन जी महात्मा गांधी के स्वदेशी दर्शन तथा पूर्ण स्वराज की मांग का बहुत प्रभाव था इन पर। महायुद्ध के समय खाद्यान्न की कमी की जानकारी ने उन्हें प्रेरित किया था कि वह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जाएं। इसलिए उन्होंने कोयम्बटूर एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रवेश लिया तथा कृषि विज्ञान में एक बार फिर से ग्रेजुएशन पूरा किया। यहाँ प्रयोगात्मक कार्य के दौरान स्वामीनाथन जी ने जाना कि जो लोग खेतों में स्वयं काम करते हैं, वह किसी भी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ से ज़्यादा जानते हैं। देखिए, जब वो महायुद्ध हो रहा था, स्वदेशी आंदोलन जब हो रहा था, ठीक है, तो ये स्वामीनाथन जी महात्मा गांधी जी के विचारों से इन्होंने काफ़ी प्रभावित रहे ये। और इन्होंने जब वो देश में क्या हुआ ना, खाद्यान्न की कमी हो गई, खाद्यान्न का मतलब अनाजों की जब कमी हो गई, तो इस चीज़ से ये काफ़ी प्रभावित हुई और इनको लगा कि हमें कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करना चाहिए। फिर ये एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन कराते हैं और उस पर अपना कार्य शुरू करते हैं। जब ये प्रयोगात्मक कार्य करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तब इनको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति खेतों में कार्य करता है, किसी वैज्ञानिक से वो कम नहीं होता है, मतलब उसको जानकारी किसी वैज्ञानिक से कम नहीं होता है जो खेतों में काम करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए जीवन परिचय है। एम.एस. स्वामीनाथन जी का जन्म 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम, तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवान स्वामीनाथन है। इनके पिता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग भी लिया था। स्वामीनाथन जी की शिक्षा तमिलनाडु, केरल में हुई थी। जब स्वामीनाथन जी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी, तभी इनके पिताजी का निधन हो जाता है और इस आघात के बावजूद भी स्वामीनाथन जी ने अपनी शिक्षा को जारी रखा। 1944 में त्रावणकोर विश्वविद्यालय से जूलॉजी में इन्होंने बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस की उपाधि हासिल की। प्रारंभ से ही उन्होंने कृषि में अपनी रुचि दिखाई और आपने कृषि विज्ञान में कैरियर बनाने का निर्णय लिया। 1947 में कोयम्बटूर कृषि कॉलेज से कृषि में बीएससी की उपाधि प्राप्त करी। ठीक है, एक बार बीएससी इन्होंने किससे किया था? जूलॉजी से किया था। सेकेंड टर्म में इन्होंने बीएससी किससे किया है? एग्रीकल्चर से किया। ठीक है, यहाँ प्रयोगात्मक कार्य के दौरान स्वामीनाथन ने जाना कि जो लोग खेतों में स्वयं काम करते हैं, वह किसी भी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ से कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने इतना जान लिया कि इनका जन्म, ये पहली बात तो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, तमिलनाडु में इनका जन्म होता है और दक्षिण भारत से इन्होंने पढ़ाई प्रारंभ करी। ठीक है, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI दिल्ली की ओर रुख किया। मतलब अब ये जब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, तब ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि दिल्ली में है, वहाँ गए और जहाँ वे उस समय जेनेटिक के परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट
छात्र मतलब एमएससी कर रहे थे यहाँ से, ठीक है। 1949 में उन्होंने ऊंचे पद पर रहते हुए जैविकी तथा पौध शिल्प में साइटोजेनेटिक्स में विशेष योग्यता लेते हुए परास्नातक की डिग्री प्राप्त की, मतलब इन्होंने एमए कंप्लीट कर लिया। वैसे बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि स्वामीनाथन जी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएसएससी की परीक्षा में भी बैठे एवं इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस के लिए उत्तीर्ण भी किया, मतलब इन्होंने यूपीएससी की भी परीक्षा दी, है ना, यूपीएससी की भी परीक्षा दी थी और आईपीएस पद पे ये परीक्षा पास भी किए थे, ठीक है। लेकिन जेनेटिक्स में ध्यान होने के कारण उन्होंने कृषि क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया। आईपीएस का जो पोस्ट था इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी रुझान कृषि क्षेत्र में ज़्यादा थी। उन्होंने अपने उत्तम कार्य से सभी को प्रभावित किया एवं 1952 में उन्हें कैम्ब्रिज स्थित कृषि विद्यालय में पीएचडी मिल गई, जिसमें उनका शोध विषय आलू था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आलू पे शोध करने के लिए इनको टॉपिक मिला, ठीक है, रिसर्च। मेधावी एवं परिश्रमी स्वामीनाथन ने पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया। उन्होंने नीदरलैंड के विश्वविद्यालय में जेनेटिक्स विभाग के यूनेस्को फेलो के रूप में 1949 से 1950 के दौरान काम किया। 1952 से 1953 में उन्होंने अमेरिका स्थित विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स विभाग में रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम किया। विभिन्न स्थानों पर छोटी छोटी नौकरियां करने के बाद स्वामीनाथन परेशान हो चुके थे। अब वे ऐसी नौकरी चाहते थे जिसको करते हुए अपना पूरा ध्यान शोध कार्य में लगा सके। चूंकि उस समय आलू पर शोध कार्य करने वालों की आवश्यकता नहीं थी, अतः स्वामीनाथन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में चावल पर शोध किया। मतलब आलू के पर शोध करने के लिए इनको लगा कि ये यूजलेस है टॉपिक, इस पे शोध की बहुत ज़रूरत नहीं है जितना कि चावल पर, ठीक है। तभी स्वामीनाथन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में चावल पर शोध किया। उन्होंने चावल की जापानी व भारतीय किस्मों पर शोध किया। 1965 में स्वामीनाथन के भाग्य ने पलटा खाया एवं उन्हें कोशा स्थित संस्थान में नौकरी के लिए आमंत्रण मिला। यहाँ उन्होंने गेहूं पर शोध कार्य का दायित्व सौंपा गया, साथ ही चावल पर भी उनका शोध चलता रहा। पहले उन्हें आलू पे शोध करने का मौका मिला, फिर उन्हें लगा कि आलू पर शोध करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत यूजफुल नहीं है। तब उन्होंने क्या किया कि चावल पर शोध कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। फिर इसके बाद 1965 में कोशा स्थित जो संस्थान है वहाँ से उनको निमंत्रण आता है कि आप यहाँ आकर के शोध कार्य का दायित्व निभाइए। तो उन्होंने वहाँ पर शोध कार्य गेहूं पर शुरू किया, ठीक है। इनके जीवन परिचय के विषय में स्टूडेंट हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे हम पढ़ेंगे एमएस स्वामीनाथन जी की उपलब्धियां क्या रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, आनुवंशिकी विशेषज्ञ एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासक एवं जेनेटिक्स वैज्ञानिक स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति में अपनी अग्रणी एवं महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात है। इसी बीच स्वामीनाथन ने मई 1962 में अपने निदेशक डॉक्टर बीपी पाल को पत्र लिखकर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, को भारत बुलाने का आग्रह किया। परिणामतः बोरलॉग एवं उनके सहयोगी डॉक्टर रॉबर्ट्स ग्लेन एंडरसन कृषि अनुसंधान के लिए मार्च 1963 में भारत आए एवं उन्होंने अपने ज्ञान से स्वामीनाथन तथा उनके साथियों को शिक्षित किए। बात समझ में आई? इनका ना हरित क्रांति का इनको जनक कहा जाता है, क्योंकि इस हरित क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और 1962 में ना इन्होंने अपने निदेशक बीपी पाल जी को पत्र लिख करके बोरलॉग जी को, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे, कौन? बोरलॉग जी, ठीक है। तो इनके जो सीनियर थे, इनके जो निदेशक थे, डायरेक्टर थे,
MS स्वामीनाथन जी के, तो डायरेक्टर जी को MS स्वामीनाथन जी पत्र लिखते हैं कि आप अमेरिका के जो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता हैं बोरलॉग जी, उनको बुलाइए। तो वो बुलाते हैं और बोरलॉग महोदय भारत आते भी हैं। ठीक है, देखिए उन और स्वामीनाथन जी को और उनके साथियों को वे शिक्षित भी करते हैं। स्वामीनाथन बोरलॉग के ज्ञान एवं अपने विवेक व कठोर परिश्रम से गेहूं की पैदावार में काफ़ी सफल प्रयोग करके उसकी पैदावार को बढ़ाने में सफल रहे। अतः उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादक वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। स्वामीनाथन का यह प्रयास सफल रहा एवं देश में पहली बार गेहूं का अत्यधिक उत्पादन हुआ। स्वामीनाथन की कामयाबी की सूचना पाकर 1971 में बोरलॉग पुनः भारत आए एवं उनकी प्रगति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार तो बुलाया गया था, है ना, प्रशिक्षण देने के लिए। जब इनको लगा कि नहीं, जो हमने प्रशिक्षण दिया था उससे काफ़ी कामयाबी मिली है, तो 1971 में ये पुनः आते हैं। ठीक है, और ये इस प्रगति को देख कर के काफ़ी प्रसन्न भी हुए। आगे देखिए, स्वामीनाथन के इस अथक प्रयासों के कारण ही उन्हें देश में हरित क्रांति का अगुआ माना जाता है। गेहूं एवं चावल की उच्च किस्मों को विकसित करने के लिए स्वामीनाथन को हरित क्रांति के भारतीय पिता भी कहा जाता है। हरित क्रांति के बाद ही भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उपज देने वाले गेहूं एवं चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए थे, क्योंकि उनका लक्ष्य भारत में भूख एवं गरीबी को समाप्त करना था। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उबारकर 25 वर्ष से कम समय में ही आत्मनिर्भर बना दिया था। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण ने स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। आप समझ रहे होंगे, स्वामीनाथन जी ने जब गेहूं और चावल की किस्मों पर महत्वपूर्ण खोज किए और फिर ये सफल भी रहे कि अधिक उपजाऊ वाला गेहूं इन्होंने बीज खोज दिया, तो अब जितने भी गरीब किसान थे, जितने भी किसान थे, सबके खेतों में ये गेहूं लगाने लगे, गेहूं चावल। ठीक है, यहाँ देखिए बताया गया है, गेहूं एवं चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए थे। और उससे क्या हुआ कि जितने भी किसान ने इस बीज को लगाया, सबने उन्नत फसल प्राप्त किया। मतलब जो जैसे एक खेत में 5 क्विंटल गेहूं होता था, अब वहाँ 7 क्विंटल 8 क्विंटल होने लगा अगर, तो उपज बढ़ने न लगी। तो इससे किसानों को क्या हुआ, फायदा हुआ। और जहाँ भूखमरी थी वो भूखमरी अब तो खत्म हो जाएगी ना, तो इसलिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, देखिए, भूख एवं गरीबी को समाप्त करना था। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में आत्मनिर्भर बनाया था। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण ने स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। क्लियर है ना। स्वामीनाथन ने अस्थायी कृषि, अस्थायी खाद्य सुरक्षा एवं जैव विविधता के संरक्षण पर ही कार्य किया। उनके द्वारा सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख अवलंबनीय कृषि की वकालत ने उन्हें अवलंबनीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता का स्थान भी दिलाया। ठीक है, आगे देखिए इनके विषय में। 1965 से 1971 तक डॉक्टर स्वामीनाथन पूषा संस्थान के निदेशक थे। इस दौरान गेहूं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हुए। उन्होंने इस विषय पर अपनी लेखनी से बहुमूल्य लेख भी लिखे, जिससे उनके एवं संस्थान की प्रसिद्धि पूरे विश्व में प्रशंसा की पात्र बन गई। बौने किस्म के गेहूं के बीज उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं दिल्ली के किसानों को वितरित किए गए, जिससे भारत में गेहूं की अच्छी पैदावार हुई। 1967 से 1968 में इस बात पर बल दिया गया कि योजना का क्षेत्र मात्र एक ही फसल तक न रखा जाए, वरन एक ही खेत में एक के बाद दूसरी अर्थात एक साथ एक वर्ष में अधिक से अधिक फसलें उगाकर पैदावार को और बढ़ाया जाए। अतः इसके लिए एक और अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग बढ़ाया गया, तो वहीं दूसरी ओर खेती करने के लिए नए नए तरीकों
का प्रयोग करके सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था की गई। मतलब आपको समझ में आया। देखिए, बौने किस्म के गेहूं के बीज उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब जिसका पेड़ बहुत लंबा नहीं होगा, पेड़ छोटा होगा लेकिन उसमें अनाज ज़्यादा उगेंगे। ठीक है, ऐसे बीज जो है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब, दिल्ली के किसानों को वितरित किया गया। ठीक है, और ये कोशिश की गई ना, तब ये सोचा है कि एक साल में केवल एक ही पैदावार, एक ही फसल का पैदावार नहीं करना है। खेत को अगर एक फसल काटते हैं तो दूसरा फसल हमें बो देना चाहिए। इस चीज़ पर भी अब विचार लोग करने लगे। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भी एक साल में 2 खेती होती है ना, पहले धान की और गेहूं की, दोनों की खेती होती है। तो वही कह रहे हैं कि एक साल में एक नहीं, कम से कम 2 बार तो होनी ही चाहिए। मतलब खेत आपका खाली न रहे, जिससे कि क्या होगा, भूखमरी कम होगी। अप्रैल 1979 में डॉक्टर स्वामीनाथन को योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। उनकी सलाह पर ही आयोग के द्वारा प्रगतिपूर्ण कार्य किए गए। 1982 तक वे योजना आयोग में रहे। उनके कार्यों को सभी स्थानों पर सराहना मिली। अपने कार्यों की सफलता से डॉक्टर स्वामीनाथन को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी मिली। 1983 में वे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला के महानिदेशक बनाए गए, जहां इन्होंने 1988 तक कार्य किया। ठीक है, अप्रैल 1979 में डॉक्टर स्वामीनाथन को योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। ठीक है, और फिर उनकी सलाह पर ही आयोग के द्वारा प्रगतिपूर्ण कार्य भी हुए। ठीक, और उन्हें फिर लास्ट में देखिए यहाँ बताया गया कि 1983 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में मनीला में इनको महानिदेशक भी बनाया गया, जहां उन्होंने 1988 तक कार्य किया। अब यहाँ हम पढ़ेंगे, देखिए कि क्या क्या इनको सम्मान और क्या क्या पुरस्कार मिला है। बहुत सारे सम्मान पुरस्कार मिले हैं महोदय को। देखिए, ये सारे इंट्रोडक्शन है। देखिए, उनकी महान विद्वता को स्वीकारते हुए इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी सहित विश्व की 14 प्रमुख विज्ञान परिषदों ने MS स्वामीनाथन को अपना मानद सदस्य चुना है। आप वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अनेक विश्वविद्यालयों ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। 1999 में टाइम पत्रिका में स्वामीनाथन को 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्तियों में से एक बताया गया था। प्रोफेसर स्वामीनाथन को कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनका विवरण इस तरह से है, देख लीजिए। सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1971 में मैक्सेस पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार, 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, 1991 में अमेरिका में टाइलर पुरस्कार, 1994 में पर्यावरण तकनीकी के लिए जापान का हुंडा पुरस्कार, 1997 में फ्रांस का ऑर्डर टू मेरिट एग्रीकोल कृषि में योग्यता क्रम, 1998 में मैसूरी बॉटनिकल गार्डन अमेरिका का हेनरी शॉ पदक, 1999 में वाल्वो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पुरस्कार, 1999 में ही यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 2007 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड इनको मिलता है। ठीक है, यहाँ लास्ट में देखिएगा, MS स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण एवं 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इतने महान आत्मा, इतने महान पुरुष रहे MS स्वामीनाथन जी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से इनकी जीवनी समझ में आई होगी। इन्होंने किस तरह से भूमिका अदा करी है गृह विज्ञान में और खाद्यान्न में। जिस तरह की कंडीशन थे उस समय भारत में जब आज़ादी नहीं मिली थी, और आज़ादी के बाद भी किस तरह से भूखमरी था, आप लोग जानते ही हैं, आपने सुना भी है। और किस तरह से भूखमरी थी, लोगों को 2-2, 3-3 दिन, 1-1 सप्ताह खाना नहीं मिलता था।
तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये सफल भी रहे हैं। ये स्टूडेंट देखिए, MS स्वामीनाथन जी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, ठीक है, यहाँ देखिए। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो MS स्वामीनाथन जी का मृत्यु 8 सितंबर 2023 को हुआ और जन्म तो आपको पता ही है 7 अगस्त 1925 में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार को इन्होंने प्राप्त किया भारत रत्न का। क्लियर है? इसके बाद हम लोग सी गोपालन जी को पढ़ेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए। सी गोपालन का जन्म 29 नवंबर 1918 को तमिलनाडु के सलेमपुर में हुआ था, तमिलनाडु, दक्षिण भारत, ठीक है। इनका पूरा नाम कोलथूर गोपालन था। आप एक भारतीय पोषण विशेषज्ञ थे। स्वतंत्र भारत में पोषण अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय श्री गोपालन जी को ही जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, मिड डे मील जिसे आप कहते हैं, गंडमाला ग्वाइटर जिसे घेंघा रोग भी कहते हैं, रोकथाम कार्यक्रम आदि। इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से MD एवं PhD की उपाधि प्राप्त की थी एवं लंदन विश्वविद्यालय से MSc की पढ़ाई भी पूरी करी थी। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये भारतीय पोषण विशेषज्ञ थे, पोषण के क्षेत्र में ये कार्य करें। तो इन्होंने क्या क्या किया, इनके पोषण विशेषज्ञ होने के नाते ही इन्होंने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS इन्होंने स्टार्ट किया। स्कूली बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन है, बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है, उस पर भी इन्होंने ही काम किया था। ग्वाइटर रोग, उस समय घेंघा रोग बहुत तेज प्रचलन में था, तो उसके रोकथाम के लिए इन्होंने ही ये बताया था कि भोजन में आयोडीन की कमी होने से ग्वाइटर रोग होता है, अतः भोजन में आयोडीन की मात्रा को पर्याप्त करा जाए। तो सरकार ने क्या किया कि नमक में ही डायरेक्ट आयोडीन मिला दिया, जिसके खाने से ग्वाइटर रोग में काफ़ी हद तक रुकावट आई, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इनके जीवन के विषय में। ब्रिटिश काल में पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला NRL में पोषण अनुसंधान में पोषक विशेषज्ञ के रूप में अपने पेशेवर करियर का प्रारंभ किया एवं आगे आने वाले 6 दशकों में अपनी यात्रा को जारी रखा। 1950 के दशक के अंत में जब NRL हैदराबाद में, NRL का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए। NRL न्यूट्रिशन रिसर्च लाइब्रेरी, ठीक है, न्यूट्रिशन रिसर्च लैब, ठीक। और ये जब हैदराबाद में क्या होता है, पहले ये हस्तांतरित हो गया एवं NIN में बदल गया, तब गोपालन ने निदेशक के रूप में पदभार संभाला एवं कई प्रमुख क्षेत्रों में शोध का विस्तार किया। चूँकि पोषण एक बहुविषयक विषय है, इसलिए उन्होंने नैदानिक अनुसंधान एवं जैव रसायन, जैव भौतिकी, एंडोक्रिनोलॉजी, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, खाद्य विष विज्ञान एवं क्षेत्र इकाइयों के लिए प्रभारी की स्थापना करी। इनके कार्य और उपलब्धियों को देख लीजिए। कोलथूर गोपालन एक भारतीय पोषण विशेषज्ञ थे, ये तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया। अतः NIN में उन्होंने प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, विटामिन A की कमी, फ्राइनोडर्मा, लेथिरिज्म, फ्लोरोसिस एवं पैलेग्रा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय पोषण फाउंडेशन की नींव रखी, जिसमें भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्यों को प्रकाशित किया था। कौन कौन से रोग हैं, रोग को ध्यान रखिएगा। PM प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, विटामिन A की कमी, फ्राइनोडर्मा ये वसा की कमी से होता है, लेथिरिज्म, फ्लोरोसिस, ठीक है, पैलाग्रा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए इन्होंने काम किया था। राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो NNMB राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो
ब्यूरो भी उनके श्रम का ही परिणाम था, चूंकि आप भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के निदेशक थे। अतः इनके नेतृत्व में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में उपेक्षित संचारी रोगों में अनुसंधान का विस्तार किया, साथ ही परिषद के कामकाज का आधुनिकीकरण भी किया। इन रोगों के लिए निवारक एवं प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने व लागू करने के लिए 3 नए संस्थान भी स्थापित किए गए, जिनमें मलेरिया अनुसंधान संस्थान, वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान संस्थान एवं कुष्ठ अनुसंधान संस्थान शामिल थे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो मलेरिया अनुसंधान, बैक्टीरिया जो होता है अनुसंधान, और कुष्ठ रोग। ठीक है। भारतीय खाद्य पदार्थों पर गोपालन के कार्य भी उल्लेखनीय एवं सराहनीय है। गोपालन को भारतीय खाद्य पदार्थों पर काम करने के लिए NIN भी मिला, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय खाद्य पदार्थों का पोषण मूल्य नमक एवं विस्तृत रिपोर्ट का भारतीय खाद्य पदार्थों का पोषक मूल्य नामक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशन हुआ। एक रिपोर्ट प्रकाश होता है जिसका नाम क्या है? भारतीय खाद्य पदार्थों का पोषण मूल्य। ठीक है, जो 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों के विश्लेषण पर आधारित था। इस कार्य का उपयोग सभी पोषक तत्वों के आहार सेवन की गणना के लिए किया गया था। इसने भारत को अपना अनुशंसित आहार भत्ता RDA रखने वाला पहला विकासशील देश बना दिया। इसने भारत को पहला अनुशंसित आहार भत्ता रखने वाला पहला विकासशील देश बना दिया। आपसे कंपटीशन में यही प्रश्न करता है कि किसकी वजह से भारत अनुशंसित आहार भत्ता RDA में पहला स्थान रखने वाला है? तो CV गोपालन के सहयोग से। ठीक है, NIN आज एक वास्तुकार एवं NDIA पोषण विशेष विज्ञान में एक पिता के रूप में उनकी प्रतिमा की गवाही देता है। उनके नेतृत्व में 1970 के दशक में अनुसंधान ने कार्य प्रारंभ किए, जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे ICDS एवं भारी खुराक, विटामिन A एवं आयरन सप्लीमेंटेशन को आधार बनाया गया था। गोपालन एक दूरदर्शी संस्था निर्माता थे। उन्होंने चिकित्सा एवं पोषण विज्ञान को एक समग्र दृष्टिकोण से देखा तथा सदैव एक बहुविषयक व बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने संबोधित किया। ये बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति थे और इनका दृष्टिकोण बहुत दूर तक था। ठीक है, तो इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो न्यूट्रिशन हेल्थ से संबंधित रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या व्यक्ति को न हो। तो चिकित्सक का कार्य भी ये पोषण विज्ञान में करे हैं। देखिए, उन्होंने चिकित्सा मतलब समझ रहे हैं ना, उपचार, चिकित्सा एवं पोषण विज्ञान को एक समग्र दृष्टिकोण से देखा, मतलब एक समान दृष्टिकोण से देखा। और उनका ये मानना रहा होगा ना कि रोग को पोषण के द्वारा ही हम दूर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वे चिकित्सक के रूप में भी कार्य करे हैं। कोलथुर गोपालन जी की पुस्तकें हैं जो प्रमुख हैं। कौन कौन सी? इन्होंने पुस्तक भी लिखी हुई थी, 4 पुस्तकें हैं इनकी। देखिए, पहला है भारतीय खाद्य पदार्थों का पोषण मूल्य, दूसरा है आहार युक्त आहार के साथ भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य, तीसरा है भारतीय खाद्य संरचना तालिका, डाइट मैट्रिक्सा हेड बुक ऑफ फूड एक्सचेंज। कभी कभी बुक का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इसके राइटर कौन है। जैसे दे दिया कि डाइट मैट्रिक्सा हेड बुक ऑफ फूड एक्सचेंज किसका है, तो आप बताएंगे CV गोपालन जी का है। ठीक है, अभी CV गोपालन जी को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिएगा, गोपालन को उनकी योग्यता एवं कार्यों के लिए विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मानों से भी सम्मानित किया गया था। गोपालन रॉयल सोसाइटी FRS के फेलो थे। ठीक है, रिसर्चर थे और वह 1960 से 1974 तक हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN के निदेशक एवं 1974 से 1979 तक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय पोषण फाउंडेशन की स्थापना की एवं इसके अध्यक्ष के रूप में भी सेवा किया। उन्हें 2003 में भारत सरकार द्वारा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
2019 में उन्हें लिविंग लीजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, 19 में उन्हें लिविंग लीजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद उन्हें भारत में उनके योगदान के लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इसके बाद देखिए इनकी मृत्यु कब होती है, देखिएगा ध्यान से। शीर्ष नागरिक सम्मानों एवं कई पेशेवर पुरस्कारों से अलंकृत सी गोपालन जी की मृत्यु 3 अक्टूबर 2019 में हुई थी। ठीक है, इस तरह से सीवी गोपालन जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में। देखिए सीवी गोपालन जी, ठीक है, सीवी गोपालन जी। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, सीवी गोपालन जी का पुरस्कार है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एस.के. डे जी को और रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।